नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही हो। दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लूसेंट, यानी लूसेंट को सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी हम लूसेंट में ठीक है प्राचीन इतिहास को लेकर चल रहे हैं, यानी कि प्राचीन भारत को। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत किए दोस्तों, जिसमें परिचय हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग अभी हम वेद पढ़ चुके थे। वेद कितने होते थे? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे नया वेद अथर्ववेद। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण, अर्णयक तथा उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद की जो संख्या होती है वो 108 होता है। कितना होता है? 108 होता है दोस्तों उपनिषद की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, लूसेंट को हम लोग बारीकी से एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर कोई भी बीपीएससी, कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लूसेंट से सवाल उठाता है दोस्तों, इसीलिए लूसेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग एक एक लाइन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि संहिता। संहिता के बाद, देखिए संहिता के बाद ब्राह्मण, अर्णयक तथा उपनिषद का स्थान आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद का स्थान आता है किसके बाद? तो संहिता के बाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद की संख्या 108 होता है। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा दोस्तों, खास करके ब्राह्मण, अर्णयक और उपनिषद से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में और संस्कृति के विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? तो ब्राह्मण से और अर्णयकों से और उपनिषद से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर, दोस्तों याद रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछेगा कि ऋग वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, तो ऋग वैदिक काल जो माना जाता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो माना जाता है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उससे भी पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो दोस्तों 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो काल माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किसमें लिखे गए हैं? तो गद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, हम आपको बताए थे गद्य और पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों किस वेद में किया गया था? तो यजुर्वेद में किया गया था। किस वेद में? यजुर्वेद। इसका दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखें लूसेंट का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो देखिएगा उसको, इसके बाद इसको देखिएगा तो और समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। तो आपको बताए थे कि गद्य और पद का जो उल्लेख किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है, जिसे सारणी में दिया गया है। किसमें दिया गया है? सारणी में। देखिए, अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। देखिए, वेद है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है दोस्तों ऋग्वेद, याद रखिएगा। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि यजुर्वेद दोस्तों, जिसमें गद्य और पद दोनों का उल्लेख किया गया है, और सामवेद को याद रखिएगा, जिसमें गान का संगीत के बारे में बताया गया है दोस्तों। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर बात करते हैं कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया दोस्तों, तो ऐतरेय एवं कौशितकी। ठीक है, याद रखिएगा, ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ सवाल पूछता है यजुर्वेद में दोस्तों, याद रखिएगा, तैतरीय व शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सामवेद में पंचवीस का उल्लेख किया गया। किसका किया गया है? पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। और अर्थववेद में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किया गया है दोस्तों, अर्थववेद में। ठीक है, सबसे नया वेद अर्थववेद है। और अर्थववेद में दोस्तों जादू टोना का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, देखिए, ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित के बाद, किसके बाद?
परिचित के बाद बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार के पूर्व घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों से, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ आप देख रहे हैं, एतरेब, कौशिकी, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचवीस और गोपद, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें दोस्तों ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, इसमें मेन रूप से बिंबिसार के पूर्व, ठीक है, बिंबिसार के पहले के घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर बात करते हैं दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, देखिए ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ऐतरेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। तो यहां से सवाल पूछेगा कि बताइए कि राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। किस ब्राह्मण ग्रंथ में? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, याद रखिएगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहां से सवाल ये भी पूछ सकता है, यानी किसी का भी कोई भी नाम दे देगा, पूछेगा कि बताइए ये किस ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो सवाल पूछेगा कि गंधार, शैल, कैकेय, कुरु, ठीक है, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह, ये जो राजा है इसका उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ये है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे बात करते हैं कि वैदिक साहित्य में, ठीक है, देखिए दोस्तों वैदिक साहित्य में, ठीक है, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद, यानी ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड है दोस्तों? तो आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, देखिए हम आपको बताए थे कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की, सबसे पहले वेद की संख्या कितनी होती है? वेद 4 होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होता है, ठीक है, आपको बताए थे पुराणों की संख्या 18 होता है, वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसके बाद यहाँ पे उपनिषद की बात करा तो उपनिषद की जो संख्या वो 108 होती है। कितनी होती है? 108 है दोस्तों उपनिषद की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदांग, वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण, ठीक है। तो कितने वेदांग होते हैं? 6 वेदांग होते हैं, वेद 4 होते हैं, उपनिषद 108 होता है और पुराणों की संख्या पुराणों की संख्या 18 होती है। तो उपनिषद की संख्या कितनी होती है? 108, ठीक है, जिसमें 13 को मूलभूत, ठीक है, 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। मूलभूत यानी कि सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा मूलभूत उपनिषद कौन सा है? कितने हैं? तो यहाँ पे कितना है? तो 13 मूलभूत उपनिषद है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें यज्ञ से जुड़े, ठीक है, दार्शनिक विचार, ठीक है, याद रखिएगा दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो याद रखिएगा जो 13 मूलभूत जो उपनिषद है उसमें मेन रूप से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, ठीक है, याद रखिएगा शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा एवं ब्रह्म की व्याख्या की गई है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, देखिए समझते हैं दोस्तों, आगे समझिए दोस्तों, स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है, ठीक है, देखिए स्त्री की अगर बात करते हैं कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। यानी कि स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वो किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए जो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको आप नोट करते चलिए, ठीक है, एक कॉपी में नोट करते चलिए दोस्तों, ये आपका नोट्स बन जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आप जब एग्जाम में बैठेगा तो एक एक सवाल आपसे बनेगा, ठीक है, तो आपको नोट करते चलना है। सबसे पहले बात करेंगे कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जुआ, ठीक है, जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जैसे कि अगर बात करते हैं, जुआ जो खेलता है वो दोस्तों बर्बादी हो जाता है, क्योंकि जुआ खेलने से, जुआ पैसे से खेला जाता है, ठीक है, पैसे में उसे घर द्वार सब बेच के जुआ खेल जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों? शराब, शराब का लत दोस्तों खराब है, जुआ का लत भी खराब है। उसी तरह से स्त्री का भी लत दोस्तों बहुत खराब। अगर आप स्त्री के चक्कर में पड़ गए तो आपका जीवन बर्बाद है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्त्री से खास करके बच के रहना है। तो यहाँ से बताया गया है कि जुआ, शराब और स्त्री
ये जो है ये पुरुष का तीसरा यानी मुख्य दोष बताया गया है। कौन सा दोष? मुख्य दोष, यानी कि बहुत खराब चीज बताया गया है। इसीलिए जुआ से, शराब से और स्त्री से बच के रहिए, जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण की अगर बात करते हैं तो सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को, ठीक है, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर सवाल को देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरुष का आधा अंग कहा गया है स्त्री को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे कुछ देर पहले दोस्तों क्या बताया गया है? पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है दोस्तों स्त्री को, और फिर यहीं पे बताया गया है कि ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जैसे आपका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद, ठीक है, विवाह यानी कि आपका शादी होने के बाद जो स्त्री है वो क्या है दोस्तों? पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी पुरुष का आधा अंग कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल पूछेगा कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस 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 ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों कि जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि चारों आश्रमों का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, किस में किया गया है? तो जाबलोपनिषद में किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि स्मृतियों में, ठीक है, स्मृतियों में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना और सबसे एकदम पूरा जबरदस्त जो माना जाता है, प्रमाणिक जो माना जाता है, किसे माना जाता है? तो मनु स्मृति को माना जाता है। किसे माना जाता है? मनु स्मृति को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यह शुंग काल, कौन सा काल? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। कौन सा? तो मनुस्मृति जो है ये क्या है? ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये जो नारद स्मृति है, कौन सा स्मृति? नारद स्मृति, ये क्या करता है? तो गुप्त वंश यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त जो थे, ठीक है, तो गुप्त अगर बात करते हैं कि गुप्त युग के बारे में जो जानकारी मिलती है खास करके वो किस किस स्मृति मिलती है? तो नारद स्मृति में मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम पढ़ने वाले हैं वेदांग एवं सूत्र के बारे में। चलिए आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वेदांग के बारे में, वेदांग एवं सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। समझिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, वेदांग की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वेदांग 6 होता है। कितना होता है? 6। देखिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को, वेद बताए थे 4 होता है, तो वेदों को जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदों को समझने के लिए, यानी चारों वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। कितने वेदांगों की? तो 6 वेदांगों की रचना हुई है। कौन कौन सा है? तो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा कल्प निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो 6 वेदांग होते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शुद्ध उच्चारण शास्त्र। ठीक है, कल्प की बात करते हैं तो कर्म कांडीय विधि का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, किसमें किया गया है? कल्प में किया गया है। ठीक है, उसी तरह से निरुक्त है, यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र जो है ये निरुक्त में किया गया है। उसके बाद व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ठीक है, तो कौन कौन से 6 वेदांग है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और व्याकरण। ये टोटल 6 वेदांग होते हैं और वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे, देखिए वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, ठीक है, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। फिर से देख लीजिएगा, स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, जो यज्ञ करते हैं उसके बारे में विधि विधान, ठीक है, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि, ठीक है, एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमें ज्ञात होती है। देखिए प्रमुख सूत्रों में गौतम बोधायन, ठीक है,
आप स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, उतना देखिए। लूसेंट में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, ठीक है, बस पढ़ लेना है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, और जब ऑप्शन आएगा तो वहां पे लगा देना है। देखिए, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि सूत्रों में, ठीक है, बताए थे कि स्मृतियों में सबसे प्राचीन किसको माना गया था? मनुस्मृति को। उसी तरह से सूत्रों में जो सबसे प्राचीन माना जाता है वो गौतम धर्म सूत्र को माना जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूत्रों में सबसे प्राचीन किसे माना जाता है? तो गौतम धर्म सूत्र को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करने वाले दोस्तों किसके बारे में? पुराण के बारे में। पुराण, तो बताए थे कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या 18 होता है। कितना होता है? 18। वेद की संख्या 4, वेदांग 6 होते हैं, उपनिषद 108 होता है, और पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी भारतीय ऐतिहासिक, अगर ऐतिहासिक कथाओं के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला जो मिलता है वो सबसे बढ़िया किससे मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि इसके रचयिता लोमहर्ष है, यानी कि पुराणों की रचयिता कौन है? यानी कि पुराणों की रचयिता करने वाला कौन है? लोमहर्ष। कौन है दोस्तों? लोमहर्ष। ये इंपॉर्टेंट है लोमहर्ष के बारे में, अथवा इनके पुत्र, यानी लोमहर्ष के पुत्र कौन है? यहाँ पे लोमहर्ष के जो पुत्र है वो उग्रश्रवा है। ठीक है, उग्रश्रवा जो है ये लोमहर्ष के पुत्र है, और दोनों ने मिलकर यानी मेन रूप से पुराणों की रचयिता किए थे। ठीक है, यानी कि माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। किनके? तो पुराणों के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। सॉरी, इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। जिनमें से केवल 5 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत। ठीक है, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो मेन रूप से पुराणों की संख्या जो 18 है, लेकिन मेन रूप से 5 जो है प्रमाणिक माना जाता है, यानी कि जबरदस्त माना जाता है। 5 कौन कौन सा है दोस्तों? फिर से देख लीजिएगा, 5 कौन कौन सा है? मत्स्य पुराण, ये जो मत्स्य पुराण है सबसे प्राचीन माना जाता है। कौन सा प्राचीन? सबसे कौन सा है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। और इन्हीं 5 पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। किसकी वंशावली? राजाओं की वंशावली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि पुराणों में मत्स्य पुराण, ठीक है, याद रखिएगा कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे प्राचीन कौन सा पुराण है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम कुछ संबंधित देखते हैं, जैसे पुराण है दोस्तों। ठीक है, पुराण है और संबंधित वंश है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करेंगे कि विष्णु पुराण, याद रखिएगा कि विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है? तो विष्णु पुराण में दोस्तों मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। और मत्स्य पुराण में जो सबसे पुराना है, इसमें दोस्तों आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में किया गया है? मत्स्य पुराण में किया गया है। और उसके बाद बात करते हैं कि वायु पुराण में दोस्तों याद रखिएगा गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर से देख लीजिएगा, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है, और वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, समझिएगा। चलिए आगे कुछ समझते हैं। देखिए दोस्तों, लूसेंट के बुक जो है उसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए बोरिंग फील नहीं कीजिएगा, इसको एंजॉय लेके पढ़िए। 2-3 बार देख लीजिए वीडियो को, आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। देखिए, जो भी पुराण है, अधिकतर जो पुराण है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। स्त्रियां तथा शूद्र, जो स्त्री हैं यानी कि लेडीज, स्त्रियां, ठीक, किसके बारे में बात कर रहा है? स्त्रियां तथा शूद्र। आपको बताए थे, देखिए आपको बताया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया, यानी पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे शूद्र का उल्लेख किया गया। देखिए, शूद्र जो होता है तो निचली जाति के लोग होते हैं, उसको शूद्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग आज लोग SC ST बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्त्रियां शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी,
यानी स्त्रियां को और शूद्र को, जो नीचे वाली जाति के लोग जो होते हैं, ठीक है, उनको भी जैसे कि मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं था, ठीक है, यानी बड़ी लोगों के सामने बैठने की अनुमति नहीं था, साथ में खाना खाने की अनुमति नहीं था दोस्तों। लेकिन अब क्या है, जब से संविधान लागू हुआ पूरे देश में, सबको एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, पहले क्या था कि स्त्रियां को और शूद्र को वेद यानी कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। क्या पढ़ने की अनुमति नहीं था? वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते थे, लेकिन पुराण सुनते थे, पुराण संख्या जो 18 उसे सुनते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जो पुराणों का जो पाठ है वो पुजारी करते थे, लेकिन मंदिर में करते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसके दृष्टि से, कौन से, तो सामाजिक एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से अग्नि पुराण काफी महत्व है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राजतंत्र के साथ साथ, ठीक है, कृषि का भी उल्लेख किया गया किसमें, अग्नि पुराण में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है। यहां से सवाल पूछेगा कि बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी किसमें वर्णित किया गया है, तो जातक में किया गया। किसमें किया गया है? जातक में बुद्ध की पूर्ण जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हीनयान का, ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, तो कथा वस्तु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कथा वस्तु जो है ये हीनयान, हम आपको बताए थे, हम लोग अभी बौद्ध धर्म नहीं पढ़े हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो यहीं पे सवाल बन रहा है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कथा वस्तु है, ठीक है, याद रखिएगा। कथा वस्तु किसका प्रमुख ग्रंथ है, तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित किया गया है, यानी कि मेन रूप से कथा वस्तु में किसका उल्लेख किया गया है, तो महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझिएगा। देखिए, जैन साहित्य को अगर बात करते हैं, जैन साहित्य के बारे में समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस साहित्य को आगम कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है ये कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो किससे ज्ञात होता है, तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। समझिएगा कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ठीक है, जैन का एक ग्रंथ है, ये आपको ध्यान रखना है। जैन ग्रंथ जिसको क्या कहा जाता है, जैन ग्रंथ, ये आपको ध्यान रखना है, उसे भगवती सूत्र कहा जाता है। तो जैन ग्रंथ में महावीर के जीवन जो भी कृत्य किए हैं, जो भी घटना है, किसमें मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है, महावीर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, चाणक्य। याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, ये आपको ध्यान रखना है। और चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चाणक्य का कितना नाम है, 3 नाम हो गया, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, वह दोस्तों चाणक्य। कभी कभी दे देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, उसमें आपको विष्णुगुप्त भी ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, विष्णुगुप्त रहेगा तो आप उसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य, उन्हीं कौटिल्य उसी का नाम है और विष्णुगुप्त भी उसी का नाम है, ठीक है। देखिए, यह 15 अधिकरणों एवं, ठीक है, याद रखिएगा, 15 अधिकरणों एवं 108 प्रकरणों में विभाजित है। कौन, तो आप याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र जो है दोस्तों ये 15 अधिकरणों में एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है, और कितने प्रकरणों में, तो 180 प्रकरणों में विभाजित है, ठीक है। देखिए, इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, किससे, तो अर्थशास्त्र से। जो दोस्तों याद रखिएगा, अर्थशास्त्र से आपको ध्यान रखना है कि किसका जानकारी, तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य काल के बारे में पता चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, संस्कृत साहित्य में
ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक नया नाम आ गया दोस्तों, कलहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कलहन के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो मेन रूप से श्रेय जाता है, किनको जाता है, वो कलहन के द्वारा किया गया है। कलहन द्वारा रचित पुस्तक जो है वो राजतरंगिणी है। ठीक है, यहां से सवाल पूछेगा कि कलहन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें, तो याद रखिएगा, राजतरंगिणी का जो मतलब होता है वो राजाओं की नदी होता है। क्या होता है, राजाओं की नदी। ठीक है, याद रखिएगा कि राजाओं की नदी का उल्लेख, राजाओं की नदी का मतलब क्या होता है, राजतरंगिणी। तो कलहन द्वारा रचित पुस्तक क्या नाम है, राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो है इस ग्रंथ में याद रखिएगा 8 सर्ग है। यानी किस ग्रंथ में, तो राजतरंगिणी में कितने सर्ग है, 8 सर्ग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कितने सर्ग है, 8 सर्ग। ठीक है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, तो तरंगों की संज्ञा दी गई खास करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा और एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, समझिए। कलहन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो कलहन द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। और राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है, राजाओं की नदी। ठीक है, राजाओं की नदी होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इस ग्रंथ में जो है कितने सर्ग हैं, तो इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। ठीक है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। अगर बात करते हैं कि इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। खास करके आपको सवाल पूछेगा कि राजतरंगिणी में किसका उल्लेख किया गया है, तो प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक। ठीक है, यानी कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो मेन रूप से आपको ध्यान रखना है किसका इतिहास का वर्णन किया गया है, कश्मीर के शासकों के इतिहास का वर्णन बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अरबों की सिंध विजय का जो वृत्तांत है वो चचनामा में सुरक्षित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अरबों की सिंध विजय जो जिसका उल्लेख किया गया है वो चचनामा में किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो लेखक कौन थे चचनामा के, अली अहमद थे। चचनामा का लेखक कौन है, अली अहमद जो है ये चचनामा के लेखक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अष्टाध्यायी, यहाँ पर समझिएगा, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों, पाणिनि जो है ये अष्टाध्यायी के लेखक है। सवाल पूछेगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, खास करके संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है दोस्तों। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा है, वो अष्टाध्यायी है। और अष्टाध्यायी जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, पाणिनि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इससे जो है अष्टाध्यायी से मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी में मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन, ठीक है, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। किससे, तो अष्टाध्यायी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो किसमें लिपि शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया गया है, तो अष्टाध्यायी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी में सबसे पहले लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं यहाँ पे, समझिएगा, देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कात्यायन की गार्गी संहिता। कौन सा संहिता दोस्तों, गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, यानी कि कात्यायन की, मेन रूप से किसकी ये संहिता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो कात्यायन के द्वारा लिखा गया। खास करके कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण, किसका आक्रमण, यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यहां से सवाल पूछेगा कि यमन आक्रमण का उल्लेख किसमें मिलता है, तो किस संहिता में मिलता है, गार्गी संहिता में मिलता है। ठीक है, ये क्या है, ज्योतिष ग्रंथ है गार्गी संहिता। सवाल क्या पूछेगा कि यवन आक्रमण का उल्लेख किस संहिता में मिलता है, गार्गी संहिता। और गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, समझिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा दोस्तों, पूरा बिल्कुल तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, बात करेंगे, देखिए पतंजलि। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यहाँ पर ध्यान रखना है, पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, याद रखिएगा कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग जो थे ये शुंग वंश के संस्थापक थे। और पतंजलि जो है ये शुंग वंश के पुरोहित थे। ठीक है,
इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, किसके महाभाष्य से? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे पतंजलि के महाभाष्य से शुंगों का इतिहास का पता चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं किसके बारे में, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी विदेशी यात्री जो भारत आए थे, ठीक है, कौन कौन से, जैसे मेगास्थनीज आया था, ठीक है, फाहियान आया था, हेनसोंग आया था, ये सब विदेशी यात्री भारत आए थे, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, देखिए यूनानी रोमन लेखक जो था, यूनान से जो लोग आए थे, यूनानी रोमन से जो आए थे, टेसियस, कौन थे दोस्तों? टेसियस जो आया था, उसका नाम क्या है? टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, ईरान एक देश है जिसका राजधानी क्या होता है दोस्तों? तेहरान होता है। क्या होता है? तेहरान। याद रखिएगा, ये मेन रूप से टेसियस जो आया था ये ईरान से आया था। देखिए सवाल पूछता है कि कौन सा विदेशी यात्री कहाँ से आया था, ठीक है, और किसके बारे में जानकारी लेके गया है, वो सब सवाल पूछता है। कब से कब तक रहा था वो भी सवाल पूछता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, भारत के संबंध में इसका जो विवरण है वो आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण, ठीक है, अविश्वसनीय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टेसियस मेन रूप से कहाँ से आया था? ये ईरान से आया था। ईरान की राजधानी क्या होता है दोस्तों? तेहरान होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, हेरोडोटस दोस्तों, ठीक है, याद रखिए हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने अपनी पुस्तक, यानी हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका। याद रखिएगा, हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है? तो हिस्टोरिका जो है दोस्तों ये हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है। ठीक है, हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के बारे में बताया गया है खास करके। ठीक है, और यहाँ दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, नहीं दोस्तों और है थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, समझिएगा। सॉरी दोस्तों, देखिए फिर से देखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। तो हमको बताया था कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। और हिस्टोरिका में दोस्तों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया गया है खास करके, परंतु इसका जो विवरण भी है ये अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। किस पर आधारित है? अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है खास करके मेन रूप से। ठीक है, और ये जो मेन रूप से हेरोडोटस जो है इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, समझिए दोस्तों। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सिकंदर, ठीक है, देखिए दोस्तों सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से थे? नियाकर्स था, ठीक है, अनिस्क्रिस्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ठीक है, देखिए सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन से हैं? तो नियाकर्स है, अनिस्क्रिस्टस है तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय है। खास करके सिकंदर के साथ आया था भारत। याद रखिएगा सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था दोस्तों। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का मृत्यु हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं मेगास्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, वो कब से कब तक भारत में रहा था दोस्तों? तो याद रखिएगा वो मेन रूप से 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो भारत में रहा था वो 305 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। ठीक है, देखिए यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। खास करके ध्यान रखिएगा कि मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था और ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका, यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। यहाँ से 2-3 सवाल पूछेगा। सबसे पहले कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। मेगास्थनीज जो है, ठीक है, सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज जो था ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला दोस्तों डाइमेकस, समझिएगा, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, ये जो डाइमेकस था ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, डाइमेकस, जो बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, डाइमेकस जो आया था ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था
और डायमिकस जो है ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, डायनोसिस के बारे में। समझिए, देखिए यह जो है मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, कौन था, तो डायोनिसिस ये किसका राजदूत था, तो टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था। खास करके कौन, तो डायोनिसिस, जो अशोक के राज दरबार में आया था। याद रखिएगा, तो अशोक के राज दरबार में कौन आया था, डायोनिसिस आया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। डायमिकस किसके राज दरबार में आया था, तो अंतियोकस के राजदूत था। ठीक है, याद रखिएगा। और बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उसके बाद मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था और सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछेगा कि राजदूत किसका था, किसके दरबार में आया था। ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है और उसका पुस्तक का नाम पूछेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों, टॉलमी। देखिए किसके बारे में है दोस्तों, टॉलमी। यहाँ पे समझिएगा, देखिए टॉलमी के बारे में अगर बात करते हैं थोड़ा सा, टॉलमी जो है इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। टॉलमी भी क्या है दोस्तों, ये विदेशी यात्री है। टॉलमी जो आया था मेन रूप से इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। सवाल पूछेगा कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है, किस विदेशी यात्री ने लिखी है, तो टॉलमी ने लिखा है। ठीक है, अगला है प्लिनी। कौन है दोस्तों, प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। सवाल पूछेगा कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो प्लिनी ने लिखा है। किसने लिखा है, प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है दोस्तों। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें, तो नेचुरल हिस्ट्री में किसका विवरण मिलता है, पशुओं के, पेड़ पौधों के। ठीक है, उसके बाद खनिज पदार्थों का उल्लेख मिलता है दोस्तों किसमें, नेचुरल हिस्ट्री में। नेचुरल हिस्ट्री के पुस्तक का लेखक कौन है, तो दोस्तों प्लिनी है। कौन है, प्लिनी। ठीक है, उसका दोस्तों कौन है, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी, ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, पुस्तक का नाम क्या है, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। देखिए इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये जो पुस्तक लिखा गया है, किसके, कौन लिखा गया, पुस्तक के बारे में जानकारी ही नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ये मेन रूप से जो पुस्तक लिखा है दोस्तों, वो मेन रूप से हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग देखने वाले दोस्तों चीनी लेखक। ठीक है, वो हम देख रहे थे दोस्तों यूनानी लेखक था, वो जितना भी था यूनान के लेखक था, यूनानी रोमन लेखक था। अब हम लोग देखने वाले चीन के लेखक कौन कौन से, समझिए चीन से कौन कौन से आया था। देखिए सबसे पहले बात करेंगे फाहियान, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। फाहियान जो आया था यह मेरे से चीनी यात्री था। ठीक है, फाहियान जो था ये क्या था दोस्तों, चीनी यात्री था। ये आपको ध्यान रखना है। चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि फाहियान जो आया था ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त जो है, फाहियान जो है किसके बारे में डिस्कस किया है, तो मध्य प्रदेश के समाज के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था। कौन, तो आपको ध्यान रखना है फाहियान जो था ये कितना वर्षों तक भारत में रहा था, 14 वर्ष तक भारत में रहा था फाहियान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ से सवाल पूछेगा कि फाहियान कहाँ से आया था, तो फाहियान चीनी यात्री था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में बात करेंगे कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में कौन आया था, फाहियान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज के बारे में बताया है फाहियान। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे संयुगन दोस्तों, संयुगन। ठीक है, देखिए यह जो है 1518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की है। यानी कि संयुगन जो है मेन रूप से भारत में 3 वर्ष तक रहा था और 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, और मेन रूप से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी है कौन, तो संयुगन। ये मेन रूप से क्या, कौन सा यात्री है, ये भी दोस्तों चीनी यात्री। कौन सा यात्री, चीनी यात्री। उसके बाद दोस्तों हेनसोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए दोस्तों हेनसोंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हेनसोंग कौन सा यात्री था दोस्तों, ये भी चीनी यात्री है हेनसोंग। ठीक है, देखिए यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपको ध्यान रखना है कि हेनसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद
सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा, ठीक है, यानी कि 629 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। याद रखिएगा कि जो है हेनसोंग जो है ये 629 ईस्वी में कब आया था, भारत आया था, और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहां पहुंचा, कपीसा पहुंचा। कहां पहुंचा, कपीसा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, फिर से इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं, समझिए। देखिए हेनसोंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं बढ़िया से। देखिए हेनसोंग समझिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, दोस्तों हेनसोंग के बारे में, समझिएगा। हेनसोंग जो है ये किसका, हेनसोंग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग एक वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कहां पहुंचा, तो कपीसा पहुंचा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 15 वर्षों तक रहा, ठीक है, यानी भारत में जो हेनसोंग है ये 15 वर्षों तक ठहर कर, ठीक है, 645 ईस्वी में चीन लौट गया। कहां लौट गया, यानी कि 15 वर्षों तक रहा भारत में। सबसे पहले कहां पहुंचा, कपीसा पहुंचा, ठीक है। और हेनसोंग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, हेनसोंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। खास करके नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, वहाँ पे खास करके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था हेनसोंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो भ्रमण है, इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी, ठीक है, सीयूकी, यानी कि हेनसोंग की पुस्तक का क्या नाम है, सीयूकी, हेनसोंग की पुस्तक का नाम है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यानी आपको ध्यान रखना है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितना देशों का, 138 देश का विवरण मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो हेनसोंग के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि हेनसोंग सीयूकी में कितना देशों का वर्णन किया गया है, तो 138 देशों का विवरण मिलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। आपको बताया था कि सिंध का राजा, यानी कि हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा कौन था, सिंध का राजा तो शूद्र था, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे बढ़िया से, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। देखिए हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ, आपको ध्यान रखना है, बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा को भी पूजन किया, यानी पूजा किया। यानी हेनसोंग जो है बुद्ध की पूजा करते थे, बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करते थे, लेकिन साथ में सूर्य का भी पूजा किए हैं और शिव भगवान का पूजा भी किए हैं। यानी शिव भगवान की प्रतिमाओं का, यानी मूर्ति का, और सूर्य भगवान की मूर्ति का और बुद्ध भगवान की मूर्ति का भी पूजा किए हेनसोंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना था। फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हेनसोंग क्या है दोस्तों, ये चीनी यात्री है। सबसे पहले बात करेंगे, हेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसोंग जो सबसे पहले कब आया था, तो 629 ईस्वी में भारत पहुंचा और भारत के कपीसा पहुंचा। कहां सबसे पहले पहुंचा, कपीसा। और ये कितना वर्षों तक भारत में रहा, तो ये 15 वर्षों तक भारत में रहा और 645 ईस्वी में ये कहां लौट गया, तो ये चीन लौट गया। कहां लौट गया, चीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मेन रूप से भारत किस लिए आया था, सवाल पूछिएगा, भारत किस लिए आया था, तो ये मेन रूप से, ठीक है, बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो भ्रमण वृत्तांत है, ठीक है, यानी पुस्तक का क्या नाम है, सीयूकी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और सीयूकी जो नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कितना देशों का विवरण मिलता है, तो 138 देशों का विवरण मिलता है, किसमें, तो सीयूकी में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, उसके बाद बात करेगा कि सिंध का राजा किसे कहा जाता है, यानी कि हेनसोंग के अनुसार सिंध का राजा कौन है, तो शूद्र है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ, याद रखिएगा, सूर्य का भी और शिव का भी प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, याद हो गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, नोट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए थोड़ा सा हम लोग नोट देखेंगे यहाँ पे, समझिएगा। देखिए हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि हेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। दोस्तों आपका एक सवाल का आंसर बताइएगा, ठीक है, आपको एक सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। सवाल ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे और
याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब समझिएगा कि ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है दोस्तों इत्सिंग। इत्सिंग क्या है, ये भी एक क्या है दोस्तों, चीनी यात्री है। क्या है, चीनी यात्री है इत्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए यह जो है 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, ठीक है। इत्सिंग जो है कब आया था, तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है, खास करके इत्सिंग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें दोस्तों अरबी लेखक। कौन लेखक है, अरबी लेखक, जो अरब से लेखक आए थे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे अरबी लेखक के बारे में। यहाँ पर समझिएगा कौन है अरबी लेखक, अल-ब्रूनी, ठीक है। अल-ब्रूनी यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल-ब्रूनी जो भारत आया था वो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। अल-ब्रूनी ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था। यानी कि अल-ब्रूनी कहाँ का रहने वाला था, ये ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था, जो अभी कहाँ पड़ता है, ये जो ख्वारिज्म है और जो खीव है ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए तो ख्वारिज्म या खीव का रहने वाला था कौन दोस्तों, अल-ब्रूनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो अल-ब्रूनी है ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। देखिए अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। याद रखिएगा कि किताब उल हिंद किसका पुस्तक का नाम है, तो अल-ब्रूनी के पुस्तक का क्या नाम है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद, उसी को कहा जाता है तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद, ये अल-ब्रूनी के पुस्तक का नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसमें दोस्तों भारत की खोज के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा किताब, तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, ठीक है। देखिए यह एक विस्तृत ग्रंथ है, किताब उल हिंद, ठीक है, यह तहकीक ए हिंद जो है ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल, ठीक है, विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियां, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषय के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है, ठीक है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, राजनीति, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। खास करके इस किताब में दोस्तों, किताब उल हिंद में और तहकीक ए हिंद में इन सारी चीजों के बारे में उसमें डिस्कस किया है खास करके, ठीक है, ये आपको ध्यान। सबसे पहले सवाल पूछेगा कि अल-ब्रूनी की पुस्तक का क्या नाम है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अल-ब्रूनी जो है ये किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, ठीक है। अल-ब्रूनी जो है ये कहाँ का रहने वाला था, तो ख्वारिज्म या फिर खीव का रहने वाला था। ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले किसके बारे में, तो इब्न बतूता के बारे में देखने वाले, थोड़ा सा और लंबा है, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इब्न बतूता, ठीक है, देखते हैं। देखिए आज दोस्तों देखते हैं किसके बारे में, इब्न बतूता के बारे में, समझिएगा। देखिए इब्न बतूता ये दोस्तों क्या है, ये भी क्या है, चीनी यात्री है, ठीक है, सॉरी अरब से आए थे ना, ठीक है। तो इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में, ठीक है, अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रेहला, यानी इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है, तो याद रखिएगा इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, रेहला, ठीक है। रेहला जो है ये इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसमें 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है, ठीक है, किसमें, तो रेहला में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि इब्न बतूता जो आया था, ठीक है, इब्न बतूता याद रखिएगा खास करके, ठीक है, तो ये अरबी भाषा में लिखा गया, उसका यात्रा वृतांत क्या नाम है उसका, रेहला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश नियुक्त किया। तो आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने
इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अन्य लेखक है दोस्तों, थोड़ा सा एक अन्य लेखक यहाँ पे है तारानाथ, जैसे हो गया। आइए इसके बारे में समझते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं। देखिए तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। कौन सा लेखक था? तिब्बत। तिब्बत एक देश था दोस्तों। ये 1959 में, ठीक है, चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तिब्बत की राजधानी क्या होता है? लहासा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अन्य लेखक कौन कौन से? तारानाथ हो गया। तारानाथ जो यह एक तिब्बती लेखक था, इसने कंगयूर, ठीक है, तथा तंगयूर, कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। सवाल पूछेगा कि कंगयूर या फिर तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो तारानाथ ने किया था। तारानाथ कहाँ के लेखक थे? ये तिब्बती लेखक थे। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है किसे? इनसे, यानी किनसे? कंगयूर या तंगयूर से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है दोस्तों मार्को पोलो। कौन है? मार्को पोलो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा, कौन से देश की यात्रा? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ये आपको ध्यान रखना है कि मार्को पोलो जो है ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। देखिए यहाँ पे देखेंगे, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, किसे कहा जाता है? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व बात करते हैं। 1400 ईसा पूर्व की अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है, ये एशिया माइनर कहा जाता है इसे। बोगाज कोई अभिलेख से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि बोगाज कोई अभिलेख में मेन से किसका उल्लेख किया गया है? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं किसमें? तो बोगाज कोई अभिलेख में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस, ठीक है, होलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं, देखिए मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो है यवन राजदूत होलियोडोरस के बेसनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। दोस्तों कौन सा स्तंभ लेख? तो गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए सर्वप्रथम भारतवर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का जो उल्लेख किया गया है, भारतवर्ष का जो जिक्र किया गया है, वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कौन सा वो लोग अभिलेख है? सौगौरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो सौगौरा अभिलेख है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। यहाँ पे समझिएगा, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण, समझिएगा यहाँ पे कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले कौन सा आक्रमण? तो हुन आक्रमण की जो जानकारी है वो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि सर्वप्रथम, ठीक है, भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। किससे मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य जो मिला है वो किस अभिलेख से मिला है? तो एरन अभिलेख से मिला है। यहां से सवाल पूछेगा कि सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है? एरन अभिलेख से मिला है। ठीक है, से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? तो एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। किस शासक से? तो भानुगुप्त से प्राप्त होती है मेन रूप से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन जो राजा है, याद रखिएगा, सातवाहन जो राजा का जो पूरा इतिहास है वो मेन रूप से अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अभिलेख क्या होता है दोस्तों? देखिए अभिलेख होता था, उसमें टोटल
उसमें टोटल राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी कहां से प्राप्त होता है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यहां से सवाल ऐसे बन सकता है कि बताइए कि रेशम बुनकर श्रेणियों की जो जानकारी है किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझिएगा कश्मीरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम, ठीक है, याद रखिएगा, कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गारतावास यानी कि गड्ढा घर, कौन सा घर, गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। सवाल पूछेगा कि गड्ढा घर का साक्ष्य कहां से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है दोस्तों। बुर्ज होम कहां पड़ता है, ये कश्मीरी नौ पाषाणिक पुरास्थल है, मैंने उसे बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा का घर मिला है, ठीक है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, कैसे होती थी, सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य जो है, मनुष्य के साथ उसके साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित है, ठीक है, यानी गड्ढा घर में याद रखिएगा पालतू कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिलता है। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो बुर्ज होम से मिलता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कसाण क्या कसापण क्या कहा गया है, कसापण कहा गया है, ठीक है, इसी को कहा साहित्य में, किसमें, तो साहित्य में क्या कहा गया है, कसापण कहा गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर से देख लीजिएगा कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था, और इसी को आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा गया है, तो कसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। किसने किया था, यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया था। यहां सवाल पूछेगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, तो यमन शासकों ने प्रारंभ किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अब लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे समझिएगा महत्वपूर्ण अभिलेख है। देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख है यानी किस अभिलेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है वो देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ दोस्तों क्या है, अभिलेख है, देख रहे होंगे उधर क्या है दोस्तों, शासक है। सबसे पहले बात करेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है, याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख यानी इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दामन का उल्लेख मिलता है, किसके बारे में, रुद्र दामन का उल्लेख मिलता है। नासिक अभिलेख में दोस्तों याद रखिएगा गौतमी बलश्री का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रयाग स्तंभ लेख में दोस्तों याद रखिएगा समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एहोल अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख एहोल अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में दोस्तों याद रखिएगा तो मालवा नरेश यशोवर्मन का जो उल्लेख मिलता है ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है, ठीक है। ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख में खास करके प्रतिहार नरेश भोज का जो उल्लेख है ये ग्वालियर अभिलेख में मिलता है। उसके बाद भीतरी, ठीक है, एवं जूनागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, तो स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख, स्कंदगुप्त का उल्लेख मिलता है। उसके बाद दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख जो है इसमें याद रखिएगा खास करके बंगाल शासक विजय सेन का उल्लेख मिलता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख में दोस्तों कलिंग राजा खारवेल का उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का उल्लेख मिलता है। नासिक अभिलेख में दोस्तों गौतमी बलश्री का उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। एहोल अभिलेख में दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर अभिलेख में तो प्रतिहार नरेश भोज का उल्लेख मिलता है। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है, स्कंदगुप्त का। और देवपाड़ा अभिलेख में तो बंगाल शासक विजय सेन का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहाँ हो गया दोस्तों। थोड़ा सा एक लाइन और है, इसको देख लेते हैं। एक लाइन ये है दोस्तों, देखिए लाइन ये है, समझिएगा कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो इपिग्राफी कहलाता है। यहाँ सवाल पूछेगा कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। देखिए समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है, यानी समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई जो मुद्रा है वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी समुद्रगुप्त जो है ये मनुष्य संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहां से मिलता है, तो बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों।
दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, इतना शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम टारगेट करते हैं दोस्तों 1000 लाइक का, ठीक है। दोस्तों शेयर कीजिए इसको ज़बरदस्त तरीके से, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।